हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ और डिटेल के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। यहीं पर आपको स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल ऐप है, तो आपको इसे जरूर डाउनलोड करके देखना चाहिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था 26 जनवरी को कहां पर और किसके द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। तो दोस्तों 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगे का ध्वजारोहण होता है। क्लियर। विभाजन विभीषिका दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 14 अगस्त 2021 से। प्रत्येक वर्ष अब 14 अगस्त को मनाया जाएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। गौरी मिसाइल पाकिस्तान की है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। बात करते हैं अब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है केरल में। इंडिया की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब है, ये केरल में शुरू की गई है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है केरल के सीएम पिनराई विजयन ने। कहां पर किया है? केरल राज्य पुलिस साइबर डोम में किया है ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला यानी ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी का उद्घाटन। ये क्या करेगा? देखिए, ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो होगा दोस्तों, इसमें ड्रोन पर रिसर्च वगैरह तो की ही जाएगी, साथ ही साथ जो अनऑथराइज्ड ड्रोन होते हैं उन पर नज़र रखने के लिए भी ये सेंटर बनाया गया है। रेगुलेट करेगा उनको भी। जो अनऑथराइज्ड जो ड्रोन होते हैं, जो कोई पर्सनल व्यक्ति यूज करता है पर्सनल यूज के लिए ड्रोन, और कहीं ऐसे इलाके में वो उड़ा देता है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे आप ले लो, जैसे कि कैंट एरिया हो गया या एयरफोर्स का कोई एरिया, कोई बेस कैंप वगैरह हो गया, तो वहाँ पर अलाउ नहीं होता है ना ड्रोन को उड़ाना। तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन है वो अगर ड्रोन उड़ा रहा है, तो यानी कि वो हो सकता है किसी देश का खुफिया एजेंट हो और वहां से जानकारियां हासिल कर रहा हो। ठीक है, तो इन सब चीजों पर भी ये सेंटर काम करेगा। ठीक है, निगरानी रखेगा। तो इंडिया की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में स्थापित हुई। केरल देखिए मैप में है कहां पर? साउथ में। यहां पर देखिए केरल ये है इंडिया के मैप में। ये रहा केरला। ये तमिलनाडु और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है केरल। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन दोस्तों सीपीआई-एम पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और अभी हाल ही में दूसरी बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। अभी जब चुनाव हुआ था 5 राज्यों का, उसमें एक राज्य ये भी था और इन्होंने सीएम पद की 2 बार से शपथ ली है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं यहाँ के। एस मणिकुमार केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जिलों की संख्या है 14। 141 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें जाती हैं। अब केरल आया है दोस्तों। केरल से करंट अफेयर का भी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। केरल की ही दोस्तों पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहती थी केरल सरकार की, के शैलजा। इनको अभी हाल ही में CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल की ही रहने वाली हैं। केरल में है कोचीन एयरपोर्ट, जिसको अभी हाल ही में ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का डायरेक्टरेट जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। केरल सरकार ने ही महिलाओं के लिए अभी अपराजिता नाम का शिकायत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मातृ कवचम नाम का एक कैंपेन शुरू किया था। और केरल सरकार ने ही दोस्तों अभी महिलाओं की, जो महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था। इतनी जानकारी आपको केरल से होना चाहिए करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सोन चिरैया नामक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोन चिरैया नाम का ब्रांड और लोगो जारी किया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे जो SSG होते हैं, SSG यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी मार्केटिंग की जा सके, उनको ग्लोबली पहुंचाया जा सके। तो इस वजह से सोन चिरैया नाम का एक ब्रांड लोगो लॉन्च किया गया है। तो यानी कि उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, उनको एक लोगो भी दे दिया जाएगा जिससे पहचान हो सके। तो जो शहरी स्वयं सहायता समूह है ये उनके लिए ही ये शुरू किया गया है, उनके प्रोडक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। अगला क्वेश्चन,
सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना? तो वो बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों ये असम में स्थित है और ये बन गया है भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फोन यूज करेगा। सैटेलाइट फोन वगैरह क्यों यूज किए जाते हैं इसको समझिएगा। देखिए ये जो होता है नेशनल पार्क वगैरह ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, तो ऐसे में वहां पर दोस्तों कोई नेटवर्क सुविधा कोई ऐसी कंपनी है नहीं, टेलीकॉम कंपनी जो वहां पर नेटवर्क सुविधा प्रोवाइड कर सके सही से। तो ऐसे में जो रेंजर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको अगर शिकारियों को पकड़ना हुआ या फिर कोई ऐसी सूचना देनी हुई किसी के बारे में, किसी जानवर के बारे में, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में जब सैटेलाइट फोन रहेगा तो ये टावर वाली व्यवस्था ही नहीं रहेगी, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू उनको सिग्नल मिला करेगा, जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन वगैरह में हुआ करता है। हमारी जो मिलिट्री होती है, जैसे अभी लद्दाख सेक्टर ले लो या फिर जम्मू कश्मीर वगैरह ले लो, ऐसे ऐसे एरिया में जहां पर दोस्तों पहाड़ी इलाका है या फिर पहुंचना टावर का लगाना या फिर वहां पर पब्लिक रहती ही नहीं है तो टावर किसके लिए लगाया ही जाए, तो इन सब कारणों की वजह से सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कराया जाता है। ऐसे ही अब इस नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में सैटेलाइट फोन यूज होंगे, किसके द्वारा? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा यूज किए जाएंगे। तो ये पहला नेशनल पार्क बन जाएगा, असम में है, इससे अवैध शिकार को रोकने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये सैटेलाइट फोन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता हुआ है। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। असम में दोस्तों 7 नेशनल पार्क हैं, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। 2 नए नेशनल पार्क इसमें जुड़े हैं, एक रायमोना नेशनल पार्क नया जुड़ा है, एक देहिंग पटकाई जुड़ा हुआ है। टोटल 7 कौन से हैं? रायमोना, काजीरंगा, मानस टाइगर, नामेरी, ओरंग और डिब्रूगढ़, सखोवट और देहिंग पटकाई। ठीक है, तो ये 7 नेशनल पार्क हैं। असम आया है, असम से थोड़ा सा और स्टैटिक जान लेते हैं। असम की राजधानी होती है दिसपुर। लोकेशन देखिए इंडिया के मैप में कहां पर है, ये रहा असम। असम दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो देखिए यहाँ पर जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, चाहे वो त्रिपुरा हो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर इधर वेस्ट बंगाल ही क्यों ना हो, सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। असम की राजधानी दिसपुर होती है। यहाँ के हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा नए चीफ मिनिस्टर बनकर आए हुए हैं, बीजेपी पार्टी से ये भी हैं। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो हफलोंग झील है, चंडूबी, डिघाली पुरखी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सोनबिल, देहिंग लेक और दिपोल बिल, ये सभी झीलें जो हैं ये असम में हैं। असम में नेशनल पार्क हम बता चुके। बिहू नृत्य याद रखिएगा, बिहू नृत्य जो है असम का, जो बिहू नृत्य है बहुत फेमस है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिलों की संख्या 33, विधानसभा 126, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने तपस नामक ई अध्ययन मंच लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा तपस नाम का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तपस, इससे क्या होगा? इसके थ्रू दोस्तों जो भी इसके प्रतिभागी होंगे उनको उनकी स्किल्स को, उनकी कैपेसिटी को या कहें कि उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका नॉलेज बढ़ाया जाएगा, उनको स्किलफुल बनाया जाएगा, जिससे वो अपना कोई प्रोडक्शन कर सकें या फिर वो समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने में मदद कर सकें। तो जैसे कि ड्रग का दुरुपयोग जो होता है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सकेगी, या फिर बुजुर्गों की देखभाल कैसे करनी है, या फिर सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है फ्री में भी, बिल्कुल ठीक है। ये इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही, उसकी ही एक सब यूनिट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, उसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। करंट टाइम पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जब से ये दोस्तों नए बने हैं केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के, तब से लगातार क्वेश्चन इस मंत्रालय से बन रहे हैं। तो इसके द्वारा पिछले दिनों में कौन कौन से निर्णय, कौन कौन से लॉन्चेस हुए हैं, इनको याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसके द्वारा अभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किए जाने की घोषणा हुई थी। इसी के द्वारा अभी आई मेसा नाम की योजना शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है ये भी।
इसी के द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया था, पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसी के द्वारा अभी तपस नाम का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में मोहम्मद आजम को दोस्तों मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ये युवा पुरस्कार दोस्तों दिया गया है हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा दिया गया मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, करीमनगर जिले के। क्यों दिया गया है? ये दोस्तों अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में, जैसे चिंताकुंटा हो गया, रेकुरथी हो गया, यहाँ पर ये युवाओं को कौशल प्रदान करते हैं, यानी स्किलफुल बनाते हैं, उनको स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए स्किलफुल बनाते हैं। इस वजह से इनके इस काम के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी में जूनियर रिकर्व वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं कोमलिका बारी ब्रोकला। कोमलिका बारी ब्रोकला दोस्तों ये दीपिका कुमारी के बाद में ऐसी महिला है भारतीय जो अंडर 21 और अंडर 18 दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली तीरंदाज बन गई हैं। इनसे पहले ये कारनामा दीपिका कुमारी ने किया था। दीपिका कुमारी भारत की स्टार तीरंदाज हैं, ये भी अंडर 21 और अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और ये जीतने वाली पहली महिला बनी थी। अब कोमलिका बारी ब्रोकला जो हैं इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल कर लिया है। अच्छा, अगर पुरुषों में अगर बात किया जाए तो पुरुष की रिकर्व टीम के द्वारा गोल्ड जीता गया है। ये देखिए, ये टीम इवेंट में गोल्ड जीता गया है, जबकि कोमलिका बारी ब्रोकला जो हैं ये इंडिविजुअल कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं तीरंदाजी में रिकर्व का, ठीक है। अंडर 21 के पुरुष रिकर्व टीम के फाइनल में धीरज बोमदेवरा, आदित्य चौधरी, पार्थ सुशांत सलूखे, इनकी टीम ने जीता है गोल्ड। ओके, अगला देखते हैं। देखिए, तीरंदाजी अलग है और शूटिंग अलग है, बहुत लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, शूटिंग अलग होता है। अगला, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सागो नाम का एक सलाहकार समूह का गठन किया? तो अभी हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों सागो नाम का एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। सागो का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसको जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस। अब देखिए, ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है, ये सलाहकार समूह इसलिए बनाया गया है, एडवाइजरी कमेटी, जिससे जो भी महामारियां आती हैं विश्व भर में, जैसे आप कोरोना वायरस को ही ले लो, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में गहन अध्ययन किया जा सके, इसके बारे में अच्छे से जांच की जा सके। हालांकि कोई फायदा होगा नहीं। WHO वगैरह देखिए अभी तक ये $बिलियन लेते हैं दुनिया भर के देशों से फंडिंग के रूप में, कहते हैं कि हम दुनिया भर की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन देखिए अभी कोरोना वायरस में क्या हुआ, ये एक तो कोई वैक्सीन नहीं बना है, ऊपर से लोगों को और भड़काने पर लगे हुए थे दुनिया भर में। मुझे पर्सनली अगर बताएं तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सही किया था, अमेरिका को WHO से जब बाहर कर दिया था। हालांकि जो बाइडेन है दोबारा से जोड़ लिए, उन्होंने बहुत सही किया था कि हम अरबों रुपए आपको देते हैं, अरबों डॉलर आपको देते हैं, और आप करते क्या हो, आप एक वायरस का पता नहीं लगा पा रहे हो, ठीक से कंफर्म नहीं कर पा रहे हो कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। बेचारे इसी के चक्कर में चुनाव हार गए। यहाँ पर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को दोस्तों इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, महासचिव हैं टेड्रोस एधनोम। WHO की दोस्तों एग्जीक्यूटिव बोर्ड के करंट टाइम पर चेयरमैन है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, इनका नाम याद रखना है। इनसे पहले हर्षवर्धन जी थे, भारत के थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक, वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। वर्ष 2047 तक क्यों? क्योंकि 2047 में दोस्तों देखिए 1947 से आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 100 वर्ष। आजादी के 100वें वर्ष तक इन्होंने घोषणा की है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाया जाएगा। अब ये ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है, भारत की जो पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी है, पेट्रोलियम आप देख रहे हैं हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, अरब कंट्रीज से मंगाना पड़ता है, अमेरिका से मंगाना पड़ता है, तो ऐसे में हम लोग डिपेंड हैं इन कंट्रीज पर। तो ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब हम लोग एनर्जी के लिए, फ्यूल्स के लिए किसी और कंट्री पर निर्भर नहीं रहेंगे।
एक तो हम लोग दोस्तों काम करेंगे सोलर एनर्जी पर, दूसरा हम लोग काम करेंगे हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करने में। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 0% कार्बन एमिशन वाला एक फ्यूल सिस्टम है, ठीक है, तो इसको यूज किया जाएगा। और भी जो भी इथेनॉल वगैरह होंगे, जो भी और भी चीज़ें आगे आने वाले समय में, इलेक्ट्रिक कारें या इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा बढ़ावा देना, इन सब माध्यम से कुल मिलाकर के हम लोग अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना लेंगे, ठीक है। कब तक? 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है। इसके लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी शुरू की गई है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी याद रखना है। 2 वर्षों तक चलेंगे आजादी के अमृत महोत्सव। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, डेली जीके टेस्ट की सीरीज एक स्टार्ट किया हूं मैं। ये एक नया इनिशिएटिव है। डेली लाइव आएंगे 7 PM पर शाम को, आपको भी आना है, और इसमें डेली जीके का टेस्ट होगा आपका। बहुत ही शानदार क्विज होती है। कल ही इसका पहला एपिसोड आया और बहुत ही अच्छे तरीके से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया। अगर आप ये वीडियो सीरीज फॉलो करते हैं तो यहां पर देखिए क्वेश्चन की संख्या तो 25 है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये लगभग 30 मिनट से 1 घंटे के बीच की वीडियो होगी, और इसमें आपके 100 से 150 क्वेश्चन तक के मैं कवर करा दूंगा। कल की वीडियो नहीं देखे हो तो कल की वीडियो जाकर के देख लेना, शाम को अपलोड हुई थी 7 बजे, ठीक है। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पर आ जाया कीजिए, बिल्कुल फ्री क्लास है ये। डेली जीके टेस्ट मॉर्निंग में होगा, डेली करंट अफेयर का टेस्ट, और शाम को डेली जीके का टेस्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से अब जीके भी आपका तैयार होगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो जैसे आप करंट अफेयर को फॉलो करते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई? तो अभी हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अगेन सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं दोस्तों। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त 2021 को इन्होंने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है। कहां से? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली से। अब आप समझिए ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है क्या। ये दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या? इसके तहत जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ऐसे लोगों को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। जैसे सियाचिन वगैरह हो गया, लद्दाख सेक्टर हो गए, ठीक है, यहां तक पहुंचाया जाएगा। अब इनको यहां तक पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं है ऐसे भेज दिया जा रहा है कोई भी आए जाए शामिल हो जाए। इनको बाकायदे ट्रेनिंग दी गई है। किसके द्वारा? हमारी जो सशस्त्र बलों की जो टीमें हैं उनके द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई है, जिसका नाम है टीम क्लॉ। इसका भी नाम याद रखिएगा, टीम क्लॉ के द्वारा इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। ये जो दिव्यांग हैं ये जाएंगे अब वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने। कहां पर? सियाचिन ग्लेशियर पर, ठीक है। तो इसके लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम शुरू किया गया है, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, किस फाउंडेशन के द्वारा कारीगरों के लिए माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में HCL फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। HCL फाउंडेशन जो है ये HCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है इसी के द्वारा इसी का एक ट्रस्ट समझ लीजिए, NGO है HCL फाउंडेशन। तो इसी के द्वारा माई ई हार्ट पोर्टल शुरू किया गया है। क्यों? जिससे कारीगरों को, जो वर्कर्स होते हैं, उनको सशक्त बनाया जा सके, और खास करके जो हैंडलूम्स के सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको सशक्त बनाया जा सके। हस्तशिल्प क्षेत्र के जो सेक्टर के जो कारीगर हैं उनको सशक्त बनाया जा सके। अब देखिए इस इनिशिएटिव से दोस्तों बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है। पहला ये होगा फ़ायदा कि इस इनिशिएटिव के थ्रू दोस्तों जो कारीगर होंगे वो अपनी स्किल्स को धीरे धीरे एडअप करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, जिससे उनका जो ग्राहक होगा, उनका जो कस्टमर होगा वो बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा उनसे, और साथ ही साथ उनकी प्रोफाइलिंग वगैरह कर दी जाएगी, जिससे धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस उसमें बढ़ता जाएगा। अब जो नया कस्टमर आएगा वो देखेगा कि ये वर्कर कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कितना अच्छा सेवाएं दिया हुआ है। जैसे आप कोई फेसबुक, कोई अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह आप सामान लेते हो तो रेटिंग देखते हो कि आप जिस प्रोडक्ट को ले रहे हो जिस दुकानदार से, उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, तो फीडबैक वगैरह। तो ये सब चीज़ें इस पहल के थ्रू कारीगरों की लिस्ट में कर दी जाएगी। अब लोग कारीगर को देखेंगे तो जब उसकी रेटिंग बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा,
कस्टमर के प्रति, तो फिर वो धीरे धीरे अपनी भी वैल्यू बढ़ा सकता है, अपने चार्जेस बढ़ा सकता है। इससे उसकी भी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे अच्छे कारीगर भी मिल जाएंगे लोगों को। तो एक प्रकार से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HCL फाउंडेशन का के द्वारा। इससे लोग स्किलफुल तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ अपनी स्किल को दुनिया भर में पहुंचा भी सकेंगे। HCL फाउंडेशन आया है, HCL टेक्नोलॉजी दोस्तों अभी चर्चे में आई थी, क्योंकि ये इसी की पेरेंट कंपनी कह सकते हैं आप। HCL टेक्नोलॉजी दोस्तों अभी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाले भारत की चौथी कंपनी बन गई है। किसके बाद? TCS, विप्रो, इन्फोसिस के बाद। HCL की स्थापना 1936 में हुई थी, हेडक्वार्टर है नोएडा में, और C विजय कुमार जी हैं इसके वर्तमान में CEO। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास अपने, शेयर जरूर कर देना। आप लोग शेयर करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, साथ ही साथ MZT ऐप डाउनलोड कर लो। यहीं पर इसकी क्विज वगैरह मिल जाएगी, क्विज जाकर के सॉल्व कर लेना, PDF जाकर के डाउनलोड कर लेना, ऐसे ही डिटेल PDF आपको दी जाएगी। साथ ही साथ इसका क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर भी आपको दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पेजेस के रूप में। आप वो पा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, MZT एजुकेशन के नाम से है। वहां पर आप लोग 1 मिनट में ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना वीडियो में। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे तो भूल ही जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बता दो, ये 4 क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? कुल कितने रामसर स्थल हैं, रामसर साइट हैं इंडिया में? 2012 का अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? किससे जीता था? किसने जिताया था? सब बता दीजिए। मॉरिशस के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये भी बता दीजिए। तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करने के लिए तो धन्यवाद है आपको। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।